हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। हमने पिछले टॉपिक में थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। जैसे कि नाम से जाहिर है, पैराथायराइड, पैरा मीन्स अराउंड, थायराइड मीन्स थायराइड के अराउंड। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये थायराइड ग्लैंड के अराउंड होते हैं, उसके इर्द गिर्द होते हैं। 4 इन नंबर होते हैं ये। लोकेटेड बिहाइंड अपर एंड लोअर पोल ऑफ ईच थायराइड लोब। ये थायराइड लोब के अपर एंड लोअर पोल के बिहाइंड होते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के 2 लोब थे, आपने पढ़े थे। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। अब ये इसका अपर पोल है, एक इसके बिहाइंड होगा, एक ये लोअर पोल के और दूसरे लोब के अपर और लोअर पोल के। तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड हो गए। सॉरी। तो लोकेटेड इन नेक, नेक के अंदर जाहिर है थायराइड ग्लैंड जब नेक में है तो ये भी नेक में होंगे। इसकी जो लेंथ होती है एक पैराथायराइड ग्लैंड की 6 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है, 3 मिलीमीटर उसकी विड्थ होती है और 2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। अब पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शन पढ़ते हैं। इट इंक्रीजेज सीरम कैल्शियम लेवल बाय 3 वेज। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सीरम कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है 3 तरीक़ों से। सबसे पहला तरीका क्या है, इंक्रीजेज बोन रिजॉर्प्शन टू रिलीज कैल्शियम एंड फास्फेट। तो पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, पैराथायराइड हार्मोन। तो वो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो जाके बोन्स पे एक्ट करता है और बोन्स की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। रिजॉर्प्शन मीन्स डी मिनरलाइजेशन, बोन के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको रिमूव करेगा, रिलीज़ करेगा ब्लड के अंदर। तो बोन के अंदर मिनरल्स कौन से होते हैं, यही होता है, कैल्शियम होता है और फास्फेट होता है। तो इनको ये रिलीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स। ठीक है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है और थोड़े बहुत ऑस्टियोसाइट्स को भी। वो फिर बोन की डीमिनरलाइजेशन करते हैं, उससे कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज़ करते हैं और ब्लड के अंदर उसको इंटर करा देते हैं। और दूसरा जो है, इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट वाया विटामिन D3। अब विटामिन D3 जो है इसका दूसरा नाम है कोलकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 के, अब विटामिन डी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि सनलाइट में बैठना चाहिए, वहाँ पर विटामिन डी हासिल होती है सनलाइट से। तो विटामिन डी जब सनलाइट से हासिल होती है वो स्किन के अंदर होती है और इनएक्टिव फॉर्म में होती है। वो फिर स्किन से जाती है लिवर के अंदर, लिवर के अंदर उसकी हाइड्रो ऑक्सीलेशन होती है। तो अभी तक लिवर के अंदर भी वो एक्टिव नहीं हो पाया। तीसरा जो स्टेप है वो लिवर से जाता है किडनीज़ के पास। सॉरी, किडनीज़ में फिर विटामिन डी, किडनीज़ में पैराथायराइड हार्मोन की मदद से वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब विटामिन D3 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कोलकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, तो वो उसका एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। तो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में, मतलब विटामिन D3 में कौन कन्वर्ट करवा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन किडनीज़ के अंदर। और फिर वही विटामिन D3 क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फेट को एब्जॉर्ब करेगा। हमारे फूड में जो कैल्शियम और फास्फेट होगा उसको इंटेस्टाइन से कौन एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन D3। लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली कौन एब्जॉर्ब करवा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन। क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन अगर नहीं होगा विटामिन D3 नहीं बनेगा और फिर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट नहीं होगी। तो ये दूसरा तरीका है पैराथायराइड हार्मोन का, जिस तरीके से मतलब इनडायरेक्टली विटामिन D3 की मदद से कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अब तीसरा जो तरीका है वो है किडनीज़ के ऊपर एक्ट करता है पैराथायराइड हार्मोन। इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन एंड डिक्रीजेज इट्स एक्सक्रीशन। तो नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ पर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देता है और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। तो ये तीसरा तरीका है। लेकिन नेफ्रॉन के अंदर ये क्या करेगा, फास्फेट के साथ अपोजिट एक्शन करेगा, बट डिक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट एंड इंक्रीजेज फास्फेट एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो नेफ्रॉन के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर जब पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है तो वहाँ पर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को वो इंक्रीज़ करता है और एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। लेकिन फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगा और एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। तो पैराथायराइड हार्मोन 2 तरीक़ों से कैल्शियम की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहा है ब्लड के अंदर। पहला मेथड है, 3 तरीक़ों से। पहला मेथड है बोन रीअब्जॉर्प्शन टू रिलीज़ कैल्शियम एंड फास्फेट।
तीसरा है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, और तीसरा है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन। लेकिन फास्फेट के साथ क्या करेगा, बोन की रिजॉर्प्शन के थ्रू फास्फेट को इंक्रीज कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन, और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा है विटामिन D3 की मदद से। लेकिन नेफ्रॉन के अंदर फास्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करेगा और उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा। तो नेफ्रॉन के अंदर कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन फास्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज़ करेगा। अब पैराथायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सबसे पहला है हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स ज़्यादा, पैराथायराइड ज़्यादा एक्शन कर रहा हो। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो यहाँ पर हम सिंपल हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ते हैं। हाइपर मीन्स इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन हमने पढ़ लिया था कि ये सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा तो बहुत ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन होगा, तो वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। उसको फिर हम नाम देते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब मियाँ का लफ्ज़ आपने जहाँ भी पढ़े, इसका मतलब हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ के अंदर, ब्लड के अंदर। जैसे हाइपर ग्रीक वर्ड है, उसका मीन्स इंक्रीज। कैल्सी मीन्स कैल्शियम, इंक्रीज्ड कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है। अगर हाइपोकैल्सीमिया होगा फिर मतलब डिक्रीज्ड कैल्शियम इन ब्लड। इसी तरह हाइपर नेट्रीमिया, नेट्री किसको बोलते हैं, सोडियम को, तो इंक्रीज्ड सोडियम इन ब्लड। हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज्ड सोडियम इन ब्लड। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। तो मियाँ का जो वर्ड जब भी आएगा, इसका मतलब उससे पहले जो सा वर्ड लिखा होगा, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, ब्लड के अंदर। सही है। तो इट काजेज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, विच लीड्स टू CNS डिप्रेशन, जो कि CNS को डिप्रेस करता है और बोन को वीक करता है। CNS डिप्रेशन कैसे करेगा, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये अभी एक न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, इस न्यूरॉन के अंदर होगा क्या है, सोडियम चैनल होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है फॉर एग्जांपल, या लाइगेंड गेटेड, जो भी। अब इस सोडियम चैनल के इर्द यहाँ पर पॉकेट्स होते हैं। अब जब नॉर्मली कैल्शियम नॉर्मल क्वांटिटी में होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैल्शियम अटैच है और यहाँ पर भी एक कैल्शियम अटैच है, और सोडियम, अब जब हम इस नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो फिर बाहर सोडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर ये सोडियम इंटर हो सकेगा न्यूरॉन के अंदर। लेकिन अगर सोडियम कम क्वांटिटी में होगा, जब हमें न्यूरॉन को एक्टिवेट नहीं कराना होता, उस वक्त सोडियम बाहर इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, तो उस वक्त सोडियम इंटर नहीं हो सकेगा इस न्यूरॉन के अंदर, इस चैनल के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है। अब कैल्शियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेज हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेज हैं, और सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेज हैं। तो ये कैल्शियम इस सोडियम को क्या कर रहे होते हैं, रिपल कर रहे होते हैं। लेकिन जब सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से सोडियम इंटर हो सकेगा। और बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करना होगा। तो ये नॉर्मल मैंने बात की। अब जब हाइपर कैल्सीमिया होगा तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा होगा कैल्शियम ब्लड में, तो वो कैल्शियम न्यूरॉन के इर्द गिर्द भी, इसके चैनल के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। 2 की बजाय 6-7 कैल्शियम यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो जब 6-7 कैल्शियम होंगे, तो फिर अगर सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, जब न्यूरॉन को हमने एक्टिवेट करने की ज़रूरत भी होती है, उस वक्त सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, तब भी ये कैल्शियम, जब ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम उस सोडियम को इंटर होने से, इस चैनल के थ्रू इंटर होने से प्रिवेंट करते हैं, रिपल करेंगे उसको। तो उसकी वजह से फिर इस न्यूरॉन की क्या होगी, एक्साइटेशन नहीं होगी, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसकी वजह से CNS की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसको कहते हैं CNS डिप्रेशन। और इसके अलावा बोन वीकनेस भी होगी, क्योंकि बोन की रिजॉर्प्शन के थ्रू कैल्शियम हमारे पास क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया के और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। किडनीज़ के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, उसके अंदर क्या नाम है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, बाइल डक्ट के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये डिफरेंट इसके, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाते हैं। मस्कुलर कंट्रैक्शन क्यों डिक्रीज़ हो गए, क्योंकि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, नर्व एक्टिवेट नहीं हो रहा। जब नर्व एक्टिवेट नहीं होगा तो मसल भी एक्टिवेट नहीं होंगे, उसकी वजह से पेरिस्टालसिस नहीं होगी, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा।
तो एब्डोमेन में पेन होगा, स्टोन्स होंगे, किडनी स्टोन्स होंगे, सीनस डिप्रेशन होगा, हेडेक होगा, बोन वीक हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स होंगे। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपर कैल्सीमिया के। और वो किस वजह से हो रहे हैं? हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। एक काज हाइपर पैराथायराइडिज्म में, कुछ और काजेस की वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। दूसरा जो है डिसऑर्डर वो है हाइपोपैराथायराइडिज्म। इसका मतलब पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो इट काजेज हाइपोकैल्सीमिया। ये फिर क्या करेगा? हाइपोकैल्सीमिया काज करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपर एक्साइटेशन ऑफ CNS होगा, PNS होगा, और उसके अलावा टेटनी होगा। अब हाइपर एक्साइटेशन क्यों हो रहा है? वहाँ पर हाइपो एक्साइटेशन हो रहा था, यहाँ पर हाइपर एक्साइटेशन होगा। अब ये मैंने न्यूरॉन बना दिया, अब ये न्यूरॉन के अंदर मैंने क्या बना दिया? सोडियम चैनल बना दिया। अब ये सोडियम चैनल है, नॉर्मली मैंने कहा था यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 पॉकेट होते हैं तो 2 कैल्शियम होते हैं, लेकिन अब जब कैल्शियम बहुत कम है तो यहाँ पर सिर्फ 1 कैल्शियम होगा। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम कम है तो इस चैनल के भी कैल्शियम कम होंगे, या 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। तो फिर सोडियम चाहे बाहर बहुत कम मिकदार में भी हो, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है या फिर बिल्कुल है ही नहीं, तो रिपल कोई भी चीज़ इस सोडियम को रिपल नहीं कर सकेगा। ये सोडियम ईजिली इंटर हो जाएगा न्यूरॉन में, और न्यूरॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी, हाइपर एक्साइटेशन होगी। मतलब जब हमें ज़रूरत भी नहीं है न्यूरॉन को एक्टिवेट कराने की, उस वक्त सोडियम भी कम है बाहर, लेकिन उसके बावजूद वो सोडियम इंटर हो रहा है न्यूरॉन के अंदर और उसको एक्साइट कर रहा है, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करवा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? फिर CNS और PNS की हाइपर एक्साइटेशन होगी, उसकी वजह से सीजर भी हो सकते हैं, उसकी वजह से टेटनी भी होता है। ठीक है। अब टेटनी क्या होता है? इनवॉलेंट्री स्केलेटल मसल स्पाज्म। अब स्केलेटल मसल नॉर्मली हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनकी कंट्रक्शन हमारी मर्जी से होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम मौजूद नहीं है, तो फिर इनवॉलेंट्री, क्योंकि इनवॉलेंट्रली न्यूरॉन एक्साइट हो रहा है, न्यूरॉन मतलब एबनॉर्मली एक्साइट हो रहा है, हाइपर एक्साइट हो रहा है, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री स्केलेटल मसल कंट्रक्शंस या स्पाज्म्स हो रहे हैं, तो उसको फिर हम नाम देते हैं टेटनी। अब टेटनी में एक क्या है? सबसे पहला जो साइन होता है कार्पोपिडल स्पाज्म। कार्पोपिडल स्पाज्म का ये मतलब होता है कि ये जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर स्पाज्म होगा और ये फिंगर्स भी इस तरह से होंगे। ठीक है, इस तरह से हाथ हो जाएगा, या इस तरह से हो जाता है हाथ, इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्पोपिडल, इस तरह हो जाता है, इस तरह, ये देखें इस तरह हो जाता है, तो इसको कहते हैं कार्पोपिडल्स। कार्पो मीन्स रिस्ट, पिडल मीन्स फिंगर, उनकी स्पाज्म हो गई इनवॉलेंट्रीली। ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रोसोसाइन। अब ट्रोसोसाइन भी यही सेम चीज़ होती है, लेकिन ट्रोसोसाइन कब होता है? नॉर्मली उस बंदे का हाथ इस तरह ठीक है, लेकिन जब हम BP कफ आर्म के साथ बांधेंगे और उसको सिस्टोलिक BP से 20 मिलीमीटर इंक्रीज़ करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट, तो फिर उसका हाथ ऐसा ऐसा इस तरह उसमें कार्बोपिडल स्पाज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ट्रोसोसाइन। और चोविस्टिक साइन में क्या होगा? फेस, जब हम एयर के पास, एयर के सामने, जब जहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होता है वहाँ पर जब हम इस तरह से मारेंगे तो फेस क्या होगा? फेस जो है कंट्रैक्ट होगा, फेशियल मसल की कंट्रक्शन होगी, उसको कहते हैं चोविस्टिक साइन, फेशियल ट्विचिंग होगी। तो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड था। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी और ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।